हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ से जो कि हमारा केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 के लिए जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपको मैं इसके साथ ईजी वे में सारे कंप्लीट आपके कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा और धीरे धीरे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हमारे प्रीवियस ईयर में उसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें था द करेक्ट क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया था कि क्लोरीन एटम के जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए आपको क्वांटम नंबर बताना है। मैंने आपको ऑलरेडी क्वांटम नंबर पढ़ा चुका हूँ। जो बच्चे इस लेक्चर को नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं, क्वांटम नंबर का लेक्चर डला हुआ है। चलिए, क्वांटम नंबर आपको पूछा गया है क्लोरीन एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 में आपका अब देख सकते हैं 1s2, ठीक है, ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी इसको फिल करिए 1 2 3 4 5। अभी आपको पूछा गया है क्लोरीन एटम के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन है, ये वाला। इसका वैल्यू होता है आपका -1 0 +1। इस बॉक्स की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा लास्ट सेल है तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3p5। सो हियर n इज इक्वल टू 3 हो जाएंगे और आपके l इज इक्वल टू हो जाएंगे, l की जो वैल्यू होती है आपको बताया था कि p ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, आपके l की वैल्यू 1 होता है। और यहाँ पे आप m की वैल्यू देख सकते हैं, m की वैल्यू कैसा है, ओरिएंटेशन +1 वाले वैल्यू में आ रही है, तो ये आपका m की वैल्यू है। तो m इज इक्वल टू हो जाएंगे +1 और यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे +12। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पूछा गया है, आपको क्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया था। 2017 के जो क्वेश्चंस में आए हैं, 2017 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। n इज इक्वल टू 3 कौन से ऑप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, वेयर यू कैन क्लियरली सीन कि n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 एंड ml इज इक्वल टू 1। तो ये देखो, ये तो आएंगे नहीं, दो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे और यहाँ पे m की वैल्यू 0 आ रही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, जो कि आपके छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट पर भी ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर फॉर N2O2 N2 माइनस माइनस। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक भी बताया हुआ हूँ, आप जाके लेक्चर में देख सकते हैं। जब मैं एमओटी आपको पढ़ाया था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक क्या बताया था। हर बार हमको एमओटी ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, एमओटी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। ट्रिक कहता है कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन है आपके पास तो आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। इफ़ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 15 तो ये हो जाएंगे 2.5 एंड इफ़ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 16 इट विल बी 2 एंड 17 अगर होंगे तो हो जाएंगे 1.5 एंड इफ़ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 18 तो हियर योर बॉन्ड ऑर्डर इज 1। नाउ कम हियर 13 अगर होते हैं तो आप फिर से इसको कर सकते हैं 2.5 एंड अगर 12 होते हैं तो आप कर सकते हैं इसको 2। आपको क्या करना है, ट्रिक आपको बताया था कि 0.5 इधर आपको कम करना है और 0.5 इधर आपको कम करते चलना है। उसके बाद आपका 11 अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हो जाएंगे तुम्हारे 1.5 और अगर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये मैंने ट्रिक बताया है। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड दिस इज़ योर बॉन्ड ऑर्डर। तो जो बच्चे सीजी सेट की तैयारी कर रहे होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस में होंगे। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, एक हमारे पास N2 है, दूसरा हमारे पास O2 है, तीसरा हमारे पास N2 माइनस है एंड O2 माइनस। इन चारों में हमको देखना है कि जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू किस में ज़्यादा है। ठीक है, अब नाइट्रोजन में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन में कितने होते हैं, एक ऑक्सीजन के ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 8 दूनी कितना हो जाएंगे 16। यहाँ पे देखिए 14, यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और एक माइनस है तो कितना हो जाएंगे 15 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये ऑक्सीजन में ऑलरेडी 16 होते हैं तो ये एक माइनस है कितना हो 17। अभी 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है आपका बताया, ये देखिए 3, तो वी कैन राइट 3। 16 वाले कितना होता है 2, N2 माइनस 15 वाले कितना होता है 2.5 और 17 वाले कितना होता है 1.5।
अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा, N2। सबसे पहले ऑप्शन में कौन सा है, देखिए ऑप्शन में आपका जो N2 पहले आना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन चेक करिए जहाँ पे N2 आ रहा है। ये देखिए 2 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा कट जाएगा, दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड, क्योंकि यहाँ पे O2 पहले आया है, तो ये आपसे कट गया। दूसरी बार है आपका, अब देखिए N2 के बाद दूसरा, हाँ N2 के बाद क्या आएगा, N2 माइनस। तो N2 के बाद, हाँ पहला ऑप्शन देखिए N2 के बाद क्या है हमारा, N2 माइनस। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएंगे N2 के बाद, सॉरी इसको मैं एक कलर में चेंज कर देता हूँ, ये देखिए N2 के बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है N2 माइनस। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगर आपके पास क्वेश्चन होंगे तो ये देखिए ऑप्शन ए हमारा क्या राइट आंसर आ रहा है। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो मैं आप कमेंट करिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन होकर ले सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन कहता है अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, अमंग द फॉलोइंग आपके पास 4 क्या दिए हुए हैं, आयंस दिए हुए हैं, और इसमें इस आयंस में पूछा गया है कि हार्ड एसिड कौन होते हैं, हार्ड एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए I7 है, जो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, जिसका साइज जो है बड़ा होता है, ठीक है, जिसका साइज जो है बड़ा होता है, और जिसका साइज देखिए साइज अगर इंक्रीज है तो ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और अगर साइज जो है डिक्रीज हो रहा है या छोटा है तो ये होता है हमारा हार्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयोडीन के पास 7+ चार्ज है। इसका मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना जो है, जो आयंस का साइज होता है वो छोटा होता है। तो ऑप्शन ए बहुत ज़्यादा छोटा है, तो यहाँ पे ये हार्ड नेचर के होंगे, और आपको पूछा गया है कि हार्ड नेचर में कौन आ रहा है। देखिए हार्ड नेचर में कौन है यहाँ पे, तो ए ऑप्शन आपका है, सही है। और आगे चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा लेंथेनम के +3 चार्ज है, ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसका मतलब ये भी आपका हार्ड नेचर के होंगे। तो आपका ए, और आप देख सकते हैं बी और सी आपका क्या है, ये तीनों जो है आयंस जो है आपके हार्ड एसिड के नेचर के होते हैं, ठीक है, हार्ड नेचर के होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। ये देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, वैलेंस बॉन्ड VSCPR से क्वेश्चन आया हुआ है, ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस किया हुआ है कैसे ज्योमेट्री निकालते हैं। चलिए बात करते हैं इसका। ICl2 माइनस, इसका आपको मैट्रिक बताया हुआ था। ये होता है हमारा सेंट्रल एटम, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं 2, 7+2, और एक माइनस चार्ज है बोल रहा है आपको। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। माइनस रहता है तो प्लस करना है बताया था, प्लस रहता है तो माइनस करना है। /2, तो सबसे पहले इसका आंसर 7 2 9 1 10, 10/2 ये हो जाएगा 5। तो जब 5 आता है तो इसका आंसर होता है sp3d। और sp3d वाले का जो ज्योमेट्री होती है वो होता है आपका क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन इसके पास हम इसको चेक करना है लोन पेयर प्रेजेंट है क्या। तो लोन पेयर के लिए आपको फार्मूला बताया था, इस जो आंसर आए हुए हैं 5 माइनस इसको घटाना है, 5 - 2, तो आपका आंसर हो जाएंगे 3। इसका मतलब ये है कि 3 लोन पेयर है इसमें, ठीक है, 3 लोन पेयर है। तो ए वाले का आंसर क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे मैंने TBP आपको बना रहा है, एक आयोडीन है, ये क्लोरीन हो गया, ये आपका क्लोरीन हो गया, और एक लोन पेयर यहाँ रहेगा, एक लोन पेयर यहाँ रहेगा, और एक लोन पेयर यहाँ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा लीनियर ज्योमेट्री है। मैं आपको बताया था जब ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो लोन पेयर को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। ये देखिए तो ये हमारा क्या है, लीनियर ज्योमेट्री है, दिस इज अवर लीनियर ज्योमेट्री। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द ज्योमेट्री, ए का क्या हो जाएंगे, लीनियर। तो देखिए ये आपका हो जाएगा A का 1। तो A का 1 कितने ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, ये कट गया, ये कट गया। इस तरीके से आपको कम समय में आपको आंसर निकालना है। तो आपको समझना है कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है। अब सेकंड चेक करते हैं PrF2+, ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरा है आपका BrF2+। सुनाओ, ब्रोमीन का फार्मूला लगाइए, ये होता है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन +2, तो ये जाएंगे 7+2 -1 /2, आंसर आ जाएंगे 7 2 9 1 8, 8/2, तो जाएंगे 4। आपका आंसर अगर 4 आता है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, sp3, और sp3 की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, ठीक है। अभी
BRF3, अब देखते हैं इसमें लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर चेक कर लेते हैं। तो आंसर है हमारा 4 और कितना जुड़ा हुआ है 2, यहाँ देखिए तो 4 - 2 = 2। मतलब ये है कि ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राहेड्रल है, लेकिन आपको पूछा गया है क्या इसकी शेप को पूछा गया है। भाई हमको तो शेप के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर देखो ब्रोमीन के पास ऐसा है, एक ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन यहाँ और दो आपका लोन पेयर है, ऐसे तो लोन पेयर है। तो ये कैसे दिख रहा है आपको, एंगुलर दिख रहा होगा। कैसे दिख रहा है ये आपका एंगुलर शेप जिसको बोलते हैं, जो कि आपका वाटर का शेप होता है, ये इसको बैंड शेप भी बोलते हैं और ये इसको एंगुलर शेप भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर BRF2 का क्या हो जाएंगे, ये थे बी का थर्ड। अब देखिए बी का थर्ड कौन से ऑप्शन में, मैंने 2 ऑप्शन को सिलेक्ट किया था, ठीक है, मैं इस दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ था। इस 2 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है, ये देखिए इसका सही आंसर है ये वाला, क्योंकि बी का कौन सा आ रहा है हमारे पास, थर्ड। ये इसको भी चेक कर लेते हैं ClF3 का। ClF3 क्या आ रहा है, ClF3 का जो शेप है हमारे पास फार्मूला रखा हुआ है। देखिए क्लोरीन का होता है Cl और ये हो जाएगा F3, ठीक है। क्लोरीन का आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 प्लस ये कितना हो जाएंगे 3, तो 7 + 3 डिवाइड बाई व्हाट 2, ठीक है। 10 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएंगे 5। अभी 5 है मतलब आपको बताया हूँ sp3d, ठीक है, sp3d। अभी sp3d की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन हमको चेक करना है कितने लोन पेयर है। तो आपका आंसर 5 - 3 करना है, तो क्या हो जाएंगे 5 - 3 = 2 लोन पेयर। मतलब अगर हम क्लोरीन का शेप बनाएं ये ऐसे बनेंगे, 3 क्लोरीन यहाँ रखा हुआ है और आपका ये 1 2, ठीक है। चलिए तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा शेप है, इसको हम टी शेप भी बोलते हैं या इसी को बोला जाता है बच्चों डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो सी का कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, IV। तो देखिए हमारा सी का क्या हो जाएंगे IV, और जो बच गया वो क्या होंगे टेट्राहेड्रल हो जाएंगे। और हमको पता है, यहाँ देखिए मैं छोटा सा बना देता हूँ, एल्यूमिनियम का ये जो शेप है वो टेट्राहेड्रल शेप होते हैं AlCl4-, ठीक है। ये देखिए ये होते हैं हमारे टेट्राहेड्रल। तो इस तरीके से हमारा जो VSC पेयर से क्वेश्चंस आते हैं उसको हमको समझना है। फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, आप इस बार को प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डिस्कस करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड्स विच पजेस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बच्चों ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटल एक आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब आप इसको पढ़ते होंगे तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके अनसिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास CFT है, CFT की बेस में अगर ये T2G होता है और ये EG होता है, किसके केस में, आपका ऑक्टेटल केस में। तो ये क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछा गया है कि अगर T2G तुम्हारा अनसिमेट्रिकल होता है, इफ़ द T2G ऑर्बिटल इज अनसिमेट्रिकल, तो ऐसे वाले कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन शो करते हैं। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन में चलिए सबसे पहला हमारे पास है वेनेडियम का साथ है VH2O6+। तो पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं क्या होता है पहले ऑप्शन का। CFT के अकॉर्डिंग को फील करते चलना है। वेनेडियम का ये +2 में है, ठीक है, ये +2 में है, मतलब ये हो जाएंगे स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम D3 और H2। D3 H2 में से आपका वेनेडियम अगर +2 में निकल जाएगा तो ये ओनली क्या बचेगा, D3 बचेगा। अब इसको फील करिए CFT के अकॉर्डिंग 1 2 और 3। तो मैं आपको बताया अगर T2G ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल होते हैं, इफ़ योर T2G ऑर्बिटल इज अनसिमेट्रिकल फील्ड, ये हमारे सिमेट्रिकल है क्योंकि हमारा T2G में 6 आ सकता है, तो ये अनसिमेट्रिकल नहीं है, ये क्या है आपके सिमेट्रिकल हैं। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। दिस इज़ योर सिमेट्रिकल फील्ड, इसलिए इसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर A एलिमिनेट हो गया। तो जिसमें भी ऑप्शन नंबर A है पहले इसको काट दीजिए, तो ये कट गया हमारा। चलिए अब हमारे पास 3 ऑप्शन बच गए हैं। दूसरा चेक करते हैं आयरन के साथ, ठीक है। आयरन का है, आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, आयरन 2+ में है, और 2+ में मतलब क्या होता है D6 और आपका S2, D6 और आपका S2। तो यहाँ पे देखिए D6 को आप फील करिए, और हमको पता है आयरन के साथ ये क्या है अपना आपका वीक फील्डिंग एंड है, तो इसको फील करिए। ये देखिए 6 ये तो निकल जाएगा 2+ में, तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आएगा कि यहाँ देखिए T2G कैसे आ रहे हैं, T2G यहाँ पे अनसिमेट्रिकल फील्ड हो रहे हैं, अनसिमेट्रिकल। मैंने आपको बताया एक तो 6 रहेगा तो सिमेट्रिकल रहेगा, या तो 3 रहेगा तो सिमेट्रिकल रहेगा।
या फिर पूरा खाली रहेगा तब ये क्या रहेंगे, अनसिमेट्रिकल रहेंगे। सॉरी पूरा खाली रहेगा तो सिमेट्रिकल रहेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं T2G क्या है, अनसिमेट्रिकल है। दैट इज़ वाई आपका ये जो ऑर्बिटल्स है ये आपका आंसर में है, मतलब बी वाले ऑप्शन आ सकते हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ पे बी है, जिसमें ये बी आ सकता है या सी आ सकता है, लेकिन ये नहीं आएंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन 50-50 हो गया। अब आगे चेक करते हैं, कोबाल्ट के साथ शो कर रहा है क्या, कोबाल्ट यहाँ पे 2+ में है और 2+ में क्या होता है, D7 होता है। ठीक है, D7 होता है। तो यहाँ पे D7 को फिल करके देखिए सेफ्टी के अकॉर्डिंग, ये देखिए इस तरीके से हम सेफ्टी भरेंगे 1। अच्छा कोबाल्ट यहाँ पे लो स्पिन हाई स्पिन में 3 4 5 6 7, मतलब इस केस में भी क्या आ रहे हैं आपके अनसिमेट्रिकल आ रहे हैं। अनसिमेट्रिकल की वजह से ये क्या होंगे, आपके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम शो करेंगे। तो आपका ऑप्शन बी भी आ रहा है, आपका ऑप्शन सी भी आ रहा है। डी को चेक कर लेते हैं, डी में क्या होंगे, आपके निकिल है। तो यहाँ पे निकिल का देख लेते हैं, D8 होता है और S2 होता है। यहाँ पे निकिल 2+ में है तो S2 निकल जाएंगे। तो D8 को फिल करके देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये है कि निकिल भी यहाँ पे सिमेट्रिकल फील्ड है। मार्क माई वर्ड्स, आई एम सेइंग, अगर आपका T2G ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल हैं, ध्यान दीजिएगा, T2G ऑर्बिटल अगर अनसिमेट्रिकल फील हो रहे हैं तब ये आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम शो करेंगे। तो इस केस में देखिए यहाँ पे हो रहा है आयरन के केस में, यहाँ पे हो रहा है आपका कोबाल्ट के केस में। यहाँ देखिए कोबाल्ट के केस में भी आपको बना ये D7 ये आपका। तो आपका ऑप्शन हो जाएंगे, आपका ऑप्शन हो जाएगा जो 5वां क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक है, तो बी कौन से है आपका बच्चों, ये देखिए बी एंड सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और ये आपके छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट में भी ये आपका आंसर लिया हुआ है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, कॉन्सेप्ट जो है आप पढ़े रहेंगे तो उसको क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है एक एसर्शन दिया हुआ है कि कोबाल्ट के साथ क्लोरीन का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लोरीन अमोनिया गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विथ AgNO3 सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे दूसरा रीजन दिया हुआ है, क्लोरीन इज नॉट प्रेजेंट इन आयोनाइजेबल पार्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स। एसर्शन और रीजन इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आते हैं। मोस्ट ऑफ द जो CG सेट के जो क्वेश्चन होते हैं या व्यापम जो एग्जाम लेता है वो इसमें ऐसे क्वेश्चन देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में आंसर छिपा रहता है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। B कह रहा है बोथ A एंड R करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। C कहता है आपका A इज करेक्ट बट R इज रॉन्ग एंड A इज रॉन्ग बट R इज करेक्ट। यहाँ पे आप समझने वाली बात यह है कि जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई कंपाउंड्स रहते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या बना हुआ है, कोबाल्ट बना हुआ है, कोबाल्ट के साथ NH3 का है और यहाँ पे Cl3 है, तो ये वाले जो पार्ट्स कहलाते हैं ये आपके नॉन आयोनाइजेबल है। जबकि इधर जो रखे होंगे, मान लीजिए यहाँ पे Br3 रखा होगा तो ये भाग क्या कहलाता है, हमारा आयोनाइजेबल पार्ट कहलाता है, ये हमारा आयोनाइजेबल। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो होते हैं वो होते हैं हमारा, ये होते हैं हमारा आयोनाइजेबल और ये होते हैं हमारे नॉन आयोनाइजेबल। तो आपको यहाँ पूछा गया है कि क्लोरीन इस, अच्छा ये जो कॉम्प्लेक्स है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट देता है, ध्यान समझिएगा। सेकेंड रीजन कह रहा है कि क्लोरीन इज नॉट प्रेजेंट इन आयोनाइजेबल पार्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स। रीजन बिल्कुल सही है कि क्लोरीन ये जो कंपाउंड क्लोरीन जो है नॉन आयोनाइजेबल पार्ट में है, आयोनाइजेबल बिल्कुल नहीं, लिखा भी देखो क्लोरीन इज नॉट प्रेजेंट इन आयोनाइजेबल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। बट पहला ऑप्शन जो कह रहा है, पहला ऑप्शन ये कह रहा है आपको कि जो CONH3/3Cl3 है वो क्या इसके साथ प्रेसिपिटेट देगा। मैं आपको बताया जब कभी कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहते हैं, ठीक है, तभी वो प्रेसिपिटेट दे सकता है। आइए वर्नर थ्योरी में आपको मैं पढ़ाऊंगा इसको। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि भाई ये बाहर में रहता Cl3, ये इसके बाहर में रहता तब प्रेसिपिटेट देता। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, कोड है आपका डी कह रहा है A इज़ रॉन्ग बट R इज़ करेक्ट, A इज़ रॉन्ग बट R इज़ करेक्ट। यस, R बिल्कुल करेक्ट है कि क्लोरीन जो है भाई आयोनाइजेबल पार्ट में तो हाँ क्लोरीन जो है आयोनाइजेबल पार्ट में तो प्रेजेंट ही नहीं है, इसी बात को तो बोल रहा है कि हाँ ये सही है। और दूसरा जो पहला जो असर्शन है आपका वो कह रहा है कि इसमें प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए मैंने ऑलरेडी इसको लिख के रख दिया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपको। यहाँ लिखा है देखिए, असर्शन इज फॉल्स इन द कॉम्प्लेक्स ऑल 3 क्लोरीन एटम्स आर एक्टिंग एज लिगेंड इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर द स्क्वायर ब्रैकेट दे आर नॉट आयोनाइजेबल
meaning they do not dissociate in water to form chloride ion. Since there are no free chloride ion, it will not react with AgNO3. तो ए हमारा बिल्कुल गलत था, जबकि हमारा रीजन था वो बिल्कुल सही था कि करेक्टली स्टेट दैट द क्लोरीन इज इन द नॉन आयोनाइजेबल पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको क्लियर होगा, भगा भगा के देखने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। बहुत समय बाद आपका जो छत्तीसगढ़ सेट है वो एग्ज़ाम लेता है, ठीक है। थोड़ा सा सीरियस हो जाइए इसको, अभी 2026 में होने वाला है, अक्टूबर में एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा या उससे पहले आ जाएंगे, एग्ज़ाम अक्टूबर में होंगे और इसकी तैयारी आप जारी रखिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे आप करते रहेंगे तो आप पहुँच पाएंगे उस मंजिल तक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि Cerium+4 इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। आप 2017 के पेपर को उठा के देखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। और रीज़न कह रहा है आपका Cerium+4 हैज़ टेंडेंसी टू अटेन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से समझिए क्या कहता है क्वेश्चन कि आपका Cerium+4 इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि हमको पता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या करता है, ये कंपाउंड में सीरियम जो है +4 में है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आप यूज़ करते होंगे। और ये Cerium+4 जो है किसी मतलब देखो, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये लैंथेनाइड एलिमेंट है, ये +3 में स्टेबल होना चाहता है। तो सेकंड जो आपका रीज़न कह रहा है कि Cerium+4 हैज़ टेंडेंसी टू अटेन +3, बिल्कुल सही है, +3 में जाना चाहता है, ठीक है, +3 में ये जाना चाहता है। +4 से कहाँ जाएगा, +3 में, मतलब ये +4 में है और अगर ये +3 में जाना चाह रहा है तो कोई स्पीसीज क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तब तो ये +3 से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो +4 से +3 जाएगा। और किसी से अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, जो स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस करता है ये, और ये क्या बनाता है, पॉजिटिव चार्ज बनाता है, ये क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और वो क्या करते हैं, अपना एक पॉजिटिव चार्ज, यानी कहने का मतलब ये है कि अपने पॉजिटिव चार्ज में जो कमी लाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो आप देख सकते हैं आपका एसर्शन भी ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, और आपका रीज़न भी ट्रू है, क्योंकि सीरियम इज इन द +4 ऑक्सीजन स्टेट इज अ वेल नोन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज इन द टाइट्रेशन, दैट इज कॉल्ड सेरीमेट्री। एंड रीज़न आपका भी सही है, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर लैंथेनाइड इज +3 बिकॉज Cerium+4 इज हाईली मोटिवेटेड टू रीच द स्टेबल +3। मैं आपको बताया सारे जो लैंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं वो +4 से +3 में जाना चाहते हैं बिकॉज +3 में स्टेबल होते हैं। दिस आर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन व्हेन द लैंथेनाइड्स आर प्रेजेंट इन द +3 ऑक्सीजन स्टेट। सो कनेक्शन क्या कह रहा है, दोनों स्टेट, अच्छा इस टाइप के जब सेंटेंस आते हैं दोनों स्टेटमेंट में कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज इट वांट्स टू बी रिड्यूस, +3 में जाना चाह रहा है, इट फोर्स अदर सब्सटेंस टू ऑक्सीडाइज। सीरियम +4 में है और वो कह रहा है कि मुझे +3 में जाना है, मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई स्पीसीज है, इससे इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मैं सीरियम हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट इज़ वाई दिस इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। चलिए, आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया था, ये ऑर्गेनोमेट्रिक से आया हुआ है, OMC के कॉन्सेप्ट से आया हुआ है, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका ये जो पहला वाला जो कैटलिस्ट है वो कहाँ पे काम आता है। यहाँ पे आपका कैटलिस्ट दिया हुआ है, ये आपका ऑर्गेनो कैटालिसिस में आता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप MSc में पढ़े होंगे तो ये 3rd सेमेस्टर में पढ़े होंगे, ऑर्गेनो कैटालिसिस में आता है। उसके अंदर का जो चैप्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप ऑर्गेनोमेट्रिक पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर को पढ़ के ही जाइएगा। ये आपका विल्किंसन कैटलिस्ट कहलाता है, जो ये आपका RsPbH3Cl है। ये काम आता है आपका हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट है एक्चुअली में ये, ठीक है, हाइड्रोजन कैटलिस्ट। तो 1 का क्या आ जाएगा, 2। एकदम देखिए फटाक से क्वेश्चन, अगर हमको पता चल गया कि ये विल्किंसन कैटालिसिस है और आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे विल्किंसन हाइड्रोजनेशन। विल्किंसन क्या करते हैं, आपके डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने का काम आता है सिंगल बॉन्ड में, यही तो होता है हाइड्रोजनेशन। और यहाँ पे आपका डी ऑप्शन में देखिए सीधा आपको पता चल जाएगा कि पहले नंबर का 2 है। तो बच्चों इस टाइप के जो मैच द कॉलम्स होते हैं उनको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। इफ़ यू आर अप्रोचिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप डेफिनेटली आंसर की तरफ पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट रहते हैं। थोड़ा सा अब 1-2 अगर आपको पता होगा आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए RH जो है आपका कौन सा होते हैं,
तो आप देख सकते हैं बी का थर्ड है, तो ये मोनसेंटो कहलाते हैं, मोनसेंटो एसिटिक एसिड है। और सी का आपका फोर्थ ऑप्शन है, तो ये सी का आपका वेकर है, वेकर प्रोसेस है। आप मेरे चैनल में जाएंगे तो मैंने ऑलरेडी इस टाइप के सारे कैटलिस्ट को पढ़ाए हुए हैं, जहाँ पे ऑर्गेनो कैटलिसिस का पूरा चैप्टर मैंने लिया हुआ है। एक बार आप रिवाइज करेंगे जाके, ठीक है, आप इसको कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। और ये तो आपको पता ही है, जो डी वाला है आपका हाइड्रोफॉर्मेशन है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ऑक्सो प्रोसेस भी कहा जाता है। ये यहाँ पे अगर ऑक्सो प्रोसेस लिखा रहता है तो भी आपका आंसर यही रहता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं आपका सीजी सेट का जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं। चलिए, फिर आता है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपका आता है क्वाड्रपोल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आता है, द मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ द रीनियम बॉन्ड इन Re2Cl। आपको रीनियम और रीनियम की जो बॉन्ड है उसको हमको पता है, यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर 4 आता है। यहाँ इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, दिस इज द स्ट्रक्चर एंड यू कैन सी हियर रीनियम और रीनियम के बीच 4 बॉन्ड ऑर्डर है। अब आपको इसमें बॉन्ड ऑर्डर नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें कॉन्फ़िगरेशन पूछा है कि इलेक्ट्रॉन को आप कैसे फील करेंगे। तो अगर मैं ये देखिए, ये हमारे क्या है, जब M2 एलाइट इस तरीके के अगर कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, जैसे यहाँ देखिए Re2Cl8 2-, तो ऐसे वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं उसका एमओटी डायग्राम मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि रीनियम जो है कौन से ऑक्सीजन स्टेट में है। तो यहाँ पे रीनियम का हो जाएगा 2x और क्लोरीन का हो जाएगा -8 = -2। सबसे पहला काम है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, तब आपको पता चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें बचे हुए हैं। अब ये हो जाएगा 2x = -2 + 8 एंड 2x = हो जाएंगे +6। तो x क्या हो जाएंगे 6/2, तो आंसर 3। मतलब ये है कि एक रीनियम जो है +3 में है, तो दोनों रीनियम क्या हो जाएंगे +3 हो जाएंगे। और हमको पता है कि मैग्नीज के नीचे आता है मन तक रे, तो अगर मैग्नीज का D5 है तो इसका भी D5 होगा और इसका भी D5 होगा। इस तरीके से ट्रिक्स याद करेंगे इसको। और ये होता है S2, तो यहाँ से 3 निकल गया, तो 5 और 2 7, 7 में से 3 अगर चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। और 4 बचेंगे मतलब एक रीनियम में 4 है, तो दूसरे रीनियम में भी तो है हमारे पास 4, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल हो गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन। नाउ फिल दिस 8 इलेक्ट्रॉन। चलिए फिल करते हैं। देखिए यहाँ मैं भर रहा हूँ, सिग्मा में 1 2, ठीक है, सिग्मा में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अच्छा, ये अलग अलग बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये देखिए सिग्मा 1 2, फिर पाई, सिग्मा के बाद क्या है पाई में कितने, अभी हमारे पास टोटल 8 है तो हमने 2 भर दिया। उसके बाद 1 2 3 4, तो यहाँ देखिए सिग्मा में 2 हो गया, पाई में 4 हो गया, 4 2 6, अब कितना बचा है आपका 2 और बचा हुआ है। तो यहाँ डेल्टा में कितने हो जाएंगे 1 और 1, तो आपका डेल्टा में आ जाएंगे आपका आंसर 1। तो यहाँ देखिए सिग्मा 2 पाई 4 और डेल्टा 1, ऐसा ऑप्शन आपको चूज़ करना है। कहाँ पे देखिए, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हुए, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, वेयर यू कैन क्लियरली सी हाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, मैंने बहुत अच्छे से आपको इजी वे में कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये एमओटी डायग्राम आपको कॉपी और ड्रा करना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको कुछ इसमें से चाहिए तो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एमओटी बना के रखा हुआ है ताकि कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो बुक है वो सीधा मिसलर एंड टार से आप, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके मिसलर एंड टार से लिया गया हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चंस। चलिए, अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन इज प्रेजेंट इन नाइट्रोजनस। ये बहुत ही क्वेश्चन, इसको तो मैं बोलूँगा चॉकलेट क्वेश्चन है भाई, एकदम सिंपल है कि आपको नाइट्रोजनस पूछा गया है। और आपको पता है कि जो मोलिब्डेनम होते हैं वो नाइट्रोजनस में प्रेजेंट होते हैं, जिंक हमारा कार्बोक्सी या कार्बोनिक एनाइड्स में होते हैं। उसी तरीके से आपका जो कॉपर होते हैं, कॉपर किस में पाए जाते हैं आपका जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में होते हैं। और आपको जो मैग्नीशियम होते हैं वो कहाँ पे आपका क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। आपको 3 अलग अलग दिए हुए हैं, ये देखिए कौन कौन सा दिया हुआ है, जिंक, कॉपर, मैग्नीज और मोलिब्डेनम। तो जो नाइट्रोजनस एंजाइम होते हैं वो एक्चुअली में नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं, सच एस राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, वहाँ पे ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है N2 को, ठीक है, अमोनिया में कन्वर्ट करता है NH3 में। तो उसके लिए जो मेटल्स हैं वो आपका आयरन और मोलिब्डेनम का जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो अगर आपको आयरन दे रहे थे तो भी आपका आयरन सही होता, और आपका मोलिब्डेनम है तो मोलिब्डेनम। तो आंसर विल बी द डी इज़ द राइट आंसर। और आपके ये जो सीजी सेट की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी इसका जो ऑप्शन हुआ है वो डी दिया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, मैं 2017 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। और कौन सा सेट है आप उस क्वेश्चन के जाके देखिए, हो सकता है सेट अलग अलग हो सकता है, ठीक है।
चलिए, और उस समय 2 पेपर होते थे, तो मैंने जो पहला वाला पेपर लिया है वो आपका पेपर है। ये अदर ऑप्शन आपको बता दिए, जिंक कहाँ पाए जाते हैं, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स में पाए जाते हैं, और दूसरा आपका जो कॉपर है आपका साइटोक्रोम सी में है, और आपका जो मैग्नीशियम है आपका यहाँ पे क्लोरोफिल में है। चलिए, फिर आता है आपका 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछा गया था। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका सिलेक्शन रूल दिया था। रोटेशनल के सिलेक्शन रूल क्या है, आईआर के लिए सिलेक्शन रूल क्या है, और आपका जो ईएसआर के लिए सिलेक्शन रूल क्या है, और आपका एनएमआर के लिए सिलेक्शन रूल क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको ऑप्शन दे चुका हूँ, और आगे मैं डिस्कस कर दूंगा। ए का आपका 4th है, इसका मतलब ये है कि आपका ए कौन सा है, रोटेशनल। तो रोटेशनल का होता है आपका डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1। डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1 इज द राइट आंसर। नाउ आईआर के लिए होता है आपका, आईआर के लिए होता है फ्रीक्वेंसी की बात करता है, तो ये म्यू इज इक्वल टू +-1 हो जाएंगे। और ईएसआर के लिए होता है आपका, ये होता है आपका स्पिन। देखिए यहाँ पे +-1 भी चाहिए और आपका 0 भी चाहिए रहता है। और एनएमआर तो आप जानते ही होंगे, एनएमआर का है आपका एमआई यानी कि न्यूक्लियर आपका +-1। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो आंसर होंगे, आपका जो बी ऑप्शन है, बी इज़ द राइट आंसर। अब मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपका ये सिलेक्शन रूल है। अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी की तैयारी किए होंगे तो आप जरूर पढ़े होंगे कि रोटेशनल का सिलेक्शन रूल कहता है डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1, वाइब्रेशनल का कहता है डेल्टा वी इज इक्वल टू +-1, या न्यू कह सकते हैं इसको फ्रीक्वेंसी के रूप में। और ईएसआर का होता है आपका, ये देखिए एमएस इज इक्वल टू +-1 भी चाहिए, और आपका आई के लिए यानी कि जो आपका न्यूक्लियर स्पिन की जो आई की वैल्यू होती है 0 भी हो सकता है, कब, ये ईएसआर के केस में। और एनएमआर के लिए होता है आपका एमआई इज इक्वल टू +-1। तो इस टेबल से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इससे तो छोड़ना ही नहीं क्वेश्चन को। चलिए, फिर आता है आपका 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है आपका, जहाँ पे आपका अलाउड और स्पिन टेंशन पूछा गया है। ये कॉन्सेप्ट आपका एमओटी से पूछा गया है। मैं इसीलिए बार बार एमओटी को बहुत इंपॉर्टेंट बोलता हूँ। एमओटी से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। एक तो बॉन्ड नंबर पूछते हैं, बॉन्ड लेंथ पूछते हैं, या कभी कभी इसमें बॉन्ड फ्रिक्वेंसी भी पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए, द सेट ऑफ अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अमंग द फॉलोइंग इज। ठीक है, अब इसके लिए 2 याद रखिएगा। जो सिलेक्शन रूल कहता है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और डेल्टा जो आपका ये है, ठीक है, ये है आपका जो इसको एल भी बोल सकते हो, डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 +-1। तो एस का मतलब क्या है, स्पिन है यहाँ पे, और ये क्या है आपका ऑर्बिटल जो एस पी डी एफ, यानी कि एस से पी में अलाउड है, पी से डी में अलाउड है, डी से एफ में अलाउड है। ठीक है, और एस से एस में भी अलाउड है, यही कहलाता है डेल्टा इज इक्वल टू 0 +-1। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला ऑप्शन देखिए 4 से 2 में है। 4 से 2 मतलब स्पिन इज इक्वल टू 0 बोला हूँ, सेम स्पिन चाहिए। तो पहला वाला तो ऐसी फॉरबिडन हो गया, देखो ये फॉरबिडन है क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। हाँ, दूसरा वाला हो सकता है अलाउड, क्योंकि यहाँ देखिए दोनों सेम है, और इस समेसन से पाई, तो समेसन के लिए होता है एस, और पाई के लिए पी, तो एस से पी अलाउड है बोला हूँ। ये देखिए ये से पी आपका अलाउड है। सिमिलरली देखिए सेकेंड ऑप्शन में क्या है, 1D डेल्टा। तो आपको मैं जब ये पढ़ाऊंगा क्या बोलते हैं टर्म सिंबल, तो यहाँ पे आपका ये जो डायटोमिक टर्म सिंबल है, तो यहाँ पे ये डेल्टा यानी कि ये भी आपका क्या है, अलाउड है। ठीक है, सी अलाउड है, बी अलाउड है। अभी डी देखिए, ये देखिए स्पिन की वैल्यू अगर दोनों में डिफरेंट आ रहा है तो इट विल नेवर अलाउड, बिकॉज हमारा स्पिन कहता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, डेल्टा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, देन ओनली इट इज़ अलाउड। नाउ द लास्ट वन इज 2π, बिल्कुल अलाउड है। ये देखिए दोनों अगर सेम आ रहा है, इफ 2 स्पिन मल्टीप्लिसिटीज आर सेम देन इट इज़ ऑल अलाउड ट्रांजिशन। क्लियर बच्चों? चलिए ये देखिए 2π से 2π अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, 2π से 2π अलाउड है। तो कभी भी फट से बिना ऑप्शन को देखिए नहीं मानना है। एग्जाम में आप ये देखिए, अरे हाँ ये अलाउड है, अरे भाई इधर देखिए कोड इधर दिया हुआ ये, तो आपका ऑप्शन कौन सा है? जो आपका ऑप्शन कहता है कि 3 आपका अलाउड है, बी सी और डी। तो बी सी और डी देख लीजिए कुछ में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है बी सी और डी, सॉरी ई है क्या? हाँ अच्छा, डी तो फॉरबिडन, सॉरी बी सी और ई, बी सी और ई आपका अलाउड ट्रांजिशन है, और यही आपको पूछा गया था। सोचो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ भी नहीं देखना है, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 देखना है, और डेल्टा एल इज इक्वल टू +-1 देखना है, 0 और +-1 बस यही देखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे तो बनेगा। एग्जाम में हम क्या करते हैं, हड़बड़ी करते हैं, अरे हाँ ये तो मेरे को आता है फटाफट कर। ठीक है, जल्दी का काम नहीं करना है, क्वेश्चन को एटलीस्ट, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन को एटलीस्ट 3 बार पढ़िए, एटलीस्ट 3 बार, 3 टाइम्स आप रीड करिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे गलत कर देंगे, और एक बार आप ऐसे गोला लगा दिए फिर कुछ नहीं, कोई भगवान भी उसको नहीं सुधार सकता। ठीक है, चलिए
इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, कोई कॉन्सेप्ट कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा तो आई विल रिपीट अगेन, डोंट वरी। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इन कार्बन डेटिंग एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप कार्बन 13 क्या इमिट करता है। तो बच्चों आपको पता होगा कार्बन 13 जो है बीटा पार्टिकल इमिट करता है, और इससे हम कार्बन डेटिंग के तौर पे यूज़ करते हैं। तो बीटा डीके बिकम्स नाइट्रोजन 14 बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएंगे बीटा पार्टिकल, नॉट अल्फा पार्टिकल, नॉट अल्फा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन जो है आपका बीटा पार्टिकल इमिट करता है, और ये अल्फ़ा गामा जो पॉजिट्रॉन होते हैं जनरली हीलियम न्यूक्लियस की बात करता है हेवियर एटम्स में, और ये आपका गामा रेडिएशन क्या होता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। तो ये नॉट फॉर द प्राइमरी मोड ऑफ, ये इसके लिए यूज़ नहीं होता बोल रहा है। और ये पॉजिट्रॉन क्या है, बीटा प्लस डी के वेयर प्रोटॉन टर्न्स इनटू न्यूट्रॉन, स्पेसिफिकली बीटा माइनस। तो आपका आंसर क्या है आपका, और ये सेट भी इसका आंसर क्या लिया हुआ था, सेट आपका आंसर लिया हुआ था बीटा पार्टिकल, उसी का ये आपका आंसर है, ठीक है। अब आंसर की जाके चेक कर सकते हैं, आपको मैं आंसर की भी पोस्ट कर दूंगा। आपको लगता है सर हमको आंसर की भी चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, हाँ ये आपका आया था क्वांटम से, क्वांटम का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको क्या दिया गया था, ऑपरेटर दिया हुआ था, कम्यूटेटर जो है आपका ऑपरेटर, और पूछा गया था कि ये जो पी एक्स है, ठीक है, पी एक्स जो है, सॉरी ये आपका जो एक्स है वो पी एक्स के साथ एक्स जो है पी एक्स के साथ क्या है, कम्यूटेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं इसको कैसे इसका कम्यूटेशन होता है। एक्चुअली में ये जब इसका पूरा सॉल्व करेंगे तो इसको पता चलेगा, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। एक्स पी एक्स, चलिए इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। इसमें क्या करना होता है, एक्स पी एक्स है, यहाँ पे लगा देते हैं इसका ऑपरेटर साई, ठीक है। आपको एक कम्यूटेटर का फार्मूला पता होगा, ठीक है, क्या है आपका, ये हमारा ए बी, ठीक है, ए और बी अगर कम्यूटेटर होते हैं तो ये होते हैं आपका ए बी माइनस बी ए, ये हमारा क्या है फार्मूला है। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका एक्स पी एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स पी एक्स, और इसका हो जाएगा माइनस पी एक्स एक्स। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे, ऐसा ही हमारा ऑपरेटर है। तो ये हमारा सेकंड है, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है, एक्स पी एक्स है। चलिए अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, दोनों में अप्लाई कर देंगे साइन में, तो हो जाएंगे हमारा एक्स और ये हो जाएंगे पी एक्स साइन माइनस ये हो जाएंगे पी एक्स एक्स और आपके हो जाएंगे साइन, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसे इस तरीके से फार्मूला में ए बी माइनस बी ए कर रहा हूँ। अभी हमको एक वैल्यू पता है पी एक्स का, ये आपको याद रखना पड़ेगा, पी एक्स का वैल्यू होता है माइनस आई एच कट अपॉन डेल्टा ड्रैगर अपॉन डेल्टा एक्स। इस फार्मूला को हमको कहाँ रखना है, पी एक्स की जगह रखना है, ठीक है। पी एक्स की आप जगह रख दीजिए, तो कहाँ कहाँ पे पी एक्स देखिए, ये आपका एक्स है, पी एक्स के साथ साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं पी एक्स के जगह क्या रखेंगे, माइनस आई एच कट डेल्टा ड्रैगर अपॉन डेल्टा एक्स, ये हो जाएंगे, और आपका साइन तो लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे साइन, ठीक है। चलिए अब उसके बाद फिर से हमारा माइनस है, पी एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, माइनस आई एच कट डेल्टा ड्रैगर अपॉन डेल्टा एक्स, ये हो जाएंगे, और यहाँ पे एक्स तो है ही, ठीक है, और ये आपका हो जाएंगे साइन। ये हमने पी एक्स की जगह रखा, उसके बाद ये हमारा एक्स और ये हमारा क्या हो जाएंगे साइन, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, दोनों में से आपका आई एच कट को आप कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस आई एच कट कॉमन निकल गया, बचा क्या अंदर में हमारा बचा हुआ है डेल्टा ड्रैगर, उसके बाद ये हो जाएंगे डेल्टा एक्स, और यहाँ पे एक्स भी बचा हुआ है तो एक्स साई। अभी ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं आई एच कट, ये हो जाएंगे आई एच कट, और ये एक्स तो है ही, यहाँ पे हो जाएंगे डेल्टा ये अपॉन डेल्टा एक्स, ये हमारा
फार्मूला निकल गया। अभी क्या किए हैं, माइनस आई एच कट, ठीक है, यहाँ पे जस्ट रीअरेंज कर दिया, साई को हमने पहले लिख दिया, उसके बाद ये हो जाएंगे, अब इसमें ऑपरेट करना है आपको, साई के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये एक्स ड्रैगर डेल्टा ड्रैगर अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है, और एक साई हो जाएंगे, और दूसरा जो टर्म है आपका प्लस आई एच कट, ये हो जाएंगे एक्स, ठीक है, और ये हो जाएंगे डेल्टा ड्रैगर अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है, ये हो गए। अब फाइनली आपको क्या मिलेगा, आई एच कट साइन माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, आई एच कट एक्स डेल्टा ड्रैगर अपॉन डेल्टा एक्स, और ये हो जाएंगे साइन, हो जाएंगे प्लस, ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएंगे प्लस, और ये हो जाएगा आई एच कट, फिर माइनस हो जाएंगे आई एच कट एक्स डेल्टा ड्रैगर अपॉन डेल्टा एक्स, ये हो जाएंगे। अभी देखिए ये पूरा प्लस माइनस कट जाएगी, ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, अच्छा सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, ऑलरेडी इसमें माइनस लगा हुआ था तो ये माइनस हमने बाहर निकाला है, तो आपका फाइनल जो आंसर आ जाएंगे क्या आ जाएंगे, एक्स पी एक्स का जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी प्लस आई एच कट साई, और ये ऑप्शन देखिए कौन से ऑप्शन में है, हाँ यहाँ पे जो सी जी सेट का जो क्वेश्चन का आंसर था एक्चुअली में यहाँ पे प्लस होना था, और ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी को आपको क्या लिया गया था, राइट आंसर लिया गया था, और इसमें बी सही आंसर था क्योंकि आपके ऑप्शन में यहाँ पे टाइपो एरर था, तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे आपके माइनस जो प्लस आई एच कट। तो यहाँ पर याद रखिएगा जब आपको पूछा जाए, जब आपको यहाँ इसको अरेंज करके दे देंगे, मान लीजिए एक्स को पहले रख देंगे या पी एक्स को पहले रख देंगे और एक्स को ऐसा रख देंगे, तो इसका आंसर आता है तुम्हारा माइनस आई एच कट। लेकिन अगर x को पहले दे दिया और px को बाद में दे देंगे तो आपका आंसर हो जाएंगे प्लस आई एच कट। नोट दिस वैल्यू एंड ऑलवेज रिमेंबर, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, ठीक है, ये आपके क्वांटम का ऑपरेटर का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका, ये देख ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है आपके लिए, इस दोनों वैल्यू को आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लिखना है तो। चलिए ठीक है, फिर आपका 16वां नंबर का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको टर्म सिंबल पूछा गया है D1 का जो है कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, आपको बताया था, क्या बताया था, 2s + 1 l और j, ये तो हमारा फार्मूला है, तो D1 के लिए निकालेंगे तो कितना है आपका 1 ही है, तो 2 इंटू नंबर ऑफ अनपेड कितना है, इसको आप n+1 से भी निकाल सकते हैं, आपको बताया था अगर एक अनपेड लिखता हूँ तो 1 + 1 मतलब 2, तो D1 के लिए आंसर आ जाएंगे 2, तो 2 वाले ऑप्शन देखिए कितने हैं 2D आ जाएंगे, और l की वैल्यू यहाँ पे D है, l की वैल्यू 2 है तो आपका D, तो आपका एक 1 का क्या हो जाएंगे 2, ठीक है, 1 का 2 देखिए कौन सा ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में C, फटाक से निकाल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, अब बाकी उसको भी चेक कर सकते हैं, ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये एकदम ईजी है, कुछ भी नहीं। F1 है, देखिए F1 के लिए कैसे निकालते हैं बच्चों, आप F1 के लिए इलेक्ट्रॉन फिल करिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, तो ये जाएगा 1, अब यहाँ पे हो जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एनपेड 1 है, मतलब इसको रखेंगे भी तो 2 इंटू हाफ प्लस 1 रखेंगे, तो ये हो जाएंगे 1 + 1 तो 2, ठीक है, और 2 आया, अभी एल की वैल्यू क्या आ रही है 3, तो क्या हो जाएंगे F1, ठीक है, तो एल की वैल्यू 3 आ रही है तो कितना हो जाएंगे 3। यहाँ पे बी का जो ऑप्शन आएंगे वो क्या आएंगे आपका फोर्थ में क्या आपका 3F, ठीक है, 2 1 3, हाँ F1। 16वां नंबर का जो आपका आंसर है C है बोला हूँ मैं, तो पहले वाले का जो एक आ रहा है 2 आ रहा है, एक का 2 आ गया, F1 का चेक करते हैं, F1 F में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भर दीजिए 1, अब यहाँ के जाएंगे L की वैल्यू तो 3 हो जाएगी, तो L की वैल्यू 3 है तो आपका F हो जाएगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू, ठीक है, हाफ स्पिन +1, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, कि 2F आएगा। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है कुछ ना कुछ, यहाँ पे 2F एक्चुअली 3F नहीं है, ठीक है, ये आपका 2F होगा तब तो ये 2F बनेगा, तो बी का क्या आएगा आपका 4th, और D2 का देखिए D2 का कितना हो जाएगा 3F हो जाएंगे, DF, ठीक है, तो C का क्या हो जाएंगे 3rd, और इसका हो जाएगा आपका ये आपका 2F एक्चुअली में, ठीक है। चलिए सोल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पूछा है स्क्वायर पिरामिडल कौन कौन से ज्योमेट्री होते हैं, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट, फटाक से फॉर्मूला लगा सकते हैं। ब्रोमीन का होता है 7 + 5
752 कितना हो जाएगा 7 5 12, 12/2 तो जाएंगे 6, और 6 में एक लोन पेयर आ रहा है तो 6 - 5 और एक आपका लोन पेयर। तो देखिए ब्रोमीन कैसे बनता है, ये से बनता है 1 2 3 4 5, 5 हमारे बॉन्ड पेयर होंगे BrF5, और ये वेल नोन एग्जाम्पल स्क्वायर पिरामिडल का ऐसे बनता है ये आपका। तो BrF5 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि BrF5 हमारा स्क्वायर पिरामिडल है, 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर जब भी होता है बच्चों तो ये होता है लोन पेयर। तो ये BrF तो आएगा, तो किस में है, देखिए ये कट गया, ये कट गया, तो बच गया 2। अब या तो एक के साथ B आएगा या एक के साथ C आएगा, तो B को चेक कर लेते हैं। IF5 आयोडीन का 7, 7 + 5 2, 7 5 12 12/2 6, 6 तो 6 में 5 गया तो कितना बचेगा, एक लोन पेयर आ गया। तो यहाँ पे भी IF5 हमारा क्या है, स्क्वायर पिरामिडल हो सकते हैं, ठीक है। 7 5 हो गया, तो ये 6 बॉन्ड पेयर में से अगर 5 बॉन्ड पेयर है प्लस एक लोन पेयर आते हैं तो ये क्या होते हैं, स्क्वायर पिरामिडल होते हैं, ठीक है। चलिए C ऑप्शन चेक कर लेते हैं। XeOF4 इस जिनान का होता है 8, और ऑक्सीजन को हमको नहीं लेना होता फार्मूला में, तो 0 + 4, 8 4 12, 12/2 आंसर हो जाएंगे 6। तो 6 का आंसर होगा, 6 में कितने घटे हैं, 1 4 1 5, 6 - 5 = 1। मतलब ये है कि जीनॉन के पास एक लोन पेयर होंगे और इस तरीके से क्या बनेंगे, ये जीनॉन ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड। दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ ये। नाउ दिस इज ऑल्सो स्क्वायर पिरामिडल एंड ICl4 इज नॉट स्क्वायर पिरामिडल। लेट अस चेक हाउ इट इज़ नॉट स्क्वायर पिरामिडल। आयोडीन का होता है ICl4, अगर हम चेक करने जाते हैं तो आयोडीन का होता है 7, 7 + 4, 4 माइनस है तो एक प्लस करेंगे, तो 7 4 11 1 12, 12/2 तो 6, तो कितना हो जाएगा 6। अब 6 में कितने घटाएंगे, अब 4। तो इफ़ यू माइनस 6 - 4 = व्हाट, 2। तो 2 आपका लोन पेयर। ये मैं फटाफट इसलिए करूँगा, अगले मैं कराया हूँ, आप जाके वीडियो को देखिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, कुछ नहीं आपको निकालना है लोन पेयर। तो अगर 6 में से, ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं और 2 लोन पेयर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर प्लेनर है, ना कि स्क्वायर पिरामिडल। नाउ यू कैन गो टू चेक हाउ दिस आर। इट इज़ क्लियरली मैंशन कि दिस 3 मॉलिक्यूल्स आर योर स्क्वायर पिरामिडल। 6 बॉन्ड पेयर तो हैं, लेकिन 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। तो जब भी 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आते हैं तो ये आपके क्या हो जाते हैं, स्क्वायर पिरामिडल होते हैं। तो एक्चुअली पे आपके ऑप्शन में 2 ऑप्शन दिया गया था, आपके ऑप्शन में तीनों हैं, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, लेकिन आपके पूछा गया A और B, और इसमें A और C भी ऑप्शन है। देखिए A और C भी है, A B भी है। तो इसमें दोनों क्वेश्चन वाले को आपका क्या मिला गया था, एलिमिनेट किया गया। एक्चुअली क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिए थे, क्योंकि भाई यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो आपको देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपका एलिमिनेट हुआ है, क्योंकि A और B भी है। एक्चुअली में यहाँ पे A B and C होना था, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शंस कैसे दे दिए, A and B and C, बिकॉज हमारे A और B भी सही आ रहे हैं, और सॉरी A and C भी सही आ रहे हैं, और A and B भी सही आ रहे हैं। दोनों में आपका स्क्वायर पिरामिडल की ज्योमेट्री आ रही है, या यूँ कहे आपका जो शेप है, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है आपका 18वां नंबर का, फिर ये आपका ख़त्म कर देंगे आज का डिस्कशन। क्रोमियम H2O/6 इसकी ज्योमेट्री होती है बच्चों ऑक्टाहेड्रल। देखो क्रोमियम हम हर बार ऐसे बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन पढ़े होंगे, तो इस तरीके से क्या बनाते हैं, H2O, ठीक है, H2O। तो इसका पॉइंट ग्रुप होता है क्या, इसका पॉइंट ग्रुप होता है OH पॉइंट ग्रुप। द पॉइंट ग्रुप ऑफ ये आपको वही पूछा गया है, ये देखिए। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। तो ए का आपका थर्ड किस में है, देखिए इसमें है और इसमें है, ए का थर्ड हो गया। अभी ये दोनों तो हमारा कट गया, बचा हमारा। अब देखिए ये क्या होते हैं, आपका जो D2H आपका जो डाइबोरेन स्ट्रक्चर होता है, आपने शायद डाइबोरेन पढ़े होंगे इस तरीके से। ये आपका डाइबोरेन का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो होता है D2H। सिमिलरली ये D2H पॉइंट ग्रुप वाले की ज्योमेट्री है, देखिए ये आपका Fe2CO/9 का जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो, इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है, एक्चुअली में यहाँ पे 3 CO है, देखिए 1 2 और 3, इसलिए इसका पॉइंट ग्रुप होता है D3H। इसमें परपेंडिकुलर C2 भी है और आपके C3 भी एक्सिस हैं। तो ये आपके बी का क्या हो जाएंगे, D3H। तो बी का ऑप्शन वो 2 है, तो बी में देखिए ए ऑप्शन में 2। उसके बाद इक्लिप्स फेरोसिन, यहाँ पे देखिए इक्लिप्स फेरोसिन का पॉइंट ग्रुप होता है D5H, और इसका होता है D5H। कौन सा है ये, सी का हो जाएंगे फी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन 18। और आपका सी जो आपके वेबसाइट में आंसर दिया हुआ है, ये भी आपका ए ही दिया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको कोई डाउट होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है, अब एक लास्ट आपको लिए क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा गया है कि एक सेमीकंडक्टर है जो कि रूम टेम्परेचर में जनरली लोअर कंडक्टिविटी शो करता है मेटलिक कंडक्टर से। ध्यान दीजिएगा, एक आपको असर्शन दिया हुआ है, एक आपको रीज़न दिया हुआ है। असर्शन कहता है कि रूम टेम्परेचर पे आपका जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो लोअर कंडक्टर होते हैं मेटलिक से,
और आपका रीज़न कहा गया है कि दिस इज़ बिकॉज ओनली वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल कैन एक्ट चार्ज कैरियर। अब ऑप्शन ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन ये नहीं, ये है द असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, असर्शन करेक्ट बट आर इनकरेक्ट, असर्शन इनकरेक्ट रीजन करेक्ट, एंड आपका डी है आपका असर्शन रीजन बोथ इनकरेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको मैं जब सॉलिड स्टेट पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ठीक है, सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो लोअर कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो अ सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर जनरली हैज़ मच लोअर कंडक्टिविटी देन मेटेलिक कंडक्टर। मतलब ये आपका जो स्टेटस जो असर्शन है वो बिल्कुल ट्रू है। तो इतना तो पता चल गया कि हमारा असर्शन ट्रू है। कितने कितने ऑप्शन में असर्शन ट्रू है, देखो यहाँ पे देखो, ये तो कट गया, ये हो सकता है, बी हो सकता है, और ये हो सकता है, और ये भी गया क्योंकि यहाँ इनकरेक्ट बोला जा रहा है। तो 2 ऑप्शन हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिए। अब हमको ये चेक करना है कि जो रीज़न है वो सही है कि नहीं है। रीज़न क्या कह रहा है, दिस इज़ बिकॉज ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्ड्स कैन एक्ट एज चार्ज। बिल्कुल सही बात है, जब कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी उसका कंडक्टिविटी कम है। मतलब यूँ कहें कि आपका जो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उसका जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो मेटेलिक से कम होते हैं, क्योंकि इसमें कहूँ बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन्स कैरियर होते हैं। इसलिए आपका ये दोनों का जो रिलेशनशिप देखते हैं असर्शन और रीजन, तो आपका जो आंसर है कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स फ्रिक्वेंटली, दिस आर द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जाम। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो बिल्कुल आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो फिजिकल रहे ऑर्गेनिक रहे। आप कमेंट करिएगा कि सर कौन से आपको टॉपिक और पढ़नी है इसमें, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा बच्चों, आप तो क्या करिए, आपको ये देखिए मैं आपको बता दिया हमारे पास एक ऑफलाइन भी कोचिंग चल रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, ऑफलाइन बैच भी है। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, सो दैट कि आपको इस तरीके के जो प्रीवियस डिस्कशन के क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं आपको देते रहूँगा। आपको लगता है सर 2024 का बनाइए, जो भी आपको लगता है कमेंट करिए आप, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है आपका ऑफलाइन क्लासेस का नाम है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो कि आपका छत्तीसगढ़ सेट है, नेट है या गेट है या नीट के लिए भी जो आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।